हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने अपना एक टॉपिक कवर किया था ऑडिट का। हमने एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया था जिसका नाम था ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। आज जो हमें बात करनी है, बेसिकली जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है ऑडिट ऑफ बैंक्स। आपने बैंक्स का कई बार ऐसे नाम सुना होगा कि वहाँ पे किस किस तरह से ऑडिट हो सकता है, क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, ऑडिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आएगा। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरव्यू बेसिकली हमने जैसे हर तरह के ऑडिट होते हैं, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट्स डिपेंड करते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होगा, ट्रस्ट का ऑडिट होगा, एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का ऑडिट होगा, इसके अलावा बैंक का भी ऑडिट होता है। जिस बैंक में एक नॉर्मल सा इंडिविजुअल, अगर उसका कोई बिजनेस भी ना हो, नॉर्मल सा इंडिविजुअल अपना अकाउंट ओपन करता है, अपना पैसा डिपॉजिट करता है, क्या उसका पैसा उस बैंक में सेफ है? अगर उसने बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम अप्लाई करी है, सेविंग कराई है, उसको उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या इंटरेस्ट रेट जो बैंक ऑफर कर रही है उस हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट में? प्लस अगर कोई पर्सन लोन लेता है बैंक से, तो वो लोन की फॉर्मेलिटीज क्या पूरी करता है? बैंक उसे जो भी अमाउंट डिसबर्स करती है, यानी कि जितने अमाउंट का लोन देती है, उस पे क्या इंटरेस्ट रेट सही चार्ज करती है? और अगर इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो पाता है तो क्या उस पे, उस पर्टिकुलर बोरोवर पे एक्शन लेती है? ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे बैंक ऑडिट में। अगर एक इंडिविजुअल का ऑडिट करना इतना ज़रूरी होता है, एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का ऑडिट करना इतना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें ये देखना होता है कि वो पर्सन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सही ढंग से प्रिपेयर करे ही करे, प्लस टैक्स भी सही से पे करे, करेक्टली पे करे। So, in the same manner, it is very important for a CA to understand the concept, the practice being followed by a bank, whether it be a nationalized bank, a private sector bank, a cooperative bank, a financial institution, etc. बैंकिंग में भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं ना, तो बैंक्स में भी अगर कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में कैटेगराइज्ड हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, तो उनमें मेन गोल ऑडिटर का क्या रहता है कि ये जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस जितने भी इनके कंप्लाइंसेस होते हैं एक कस्टमर को लेके, वो पूरी तरह से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कवर करेंगे इस टॉपिक में? अकाउंटिंग एंड ऑडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताती जा रही हूँ क्योंकि ऐसे आपको जो है डिफ़िकल्टी नहीं होगी, एक ब्रीफ आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रेमवर्क, फिर ऑडिट अप्रोच, देन बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग जो अदर आइटम्स होते हैं वो, and aspects related to revenue items, advances and NPA, a very important term। NPA एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, एक नए टर्म के बारे में सीखने को मिलेगा, दैट इज NPA। ठीक, तो अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन की बात होगी इस चैप्टर में। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही बेस्ट मॉड्यूल है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी इकोनॉमी की बैकबोन बैंक होता है। इकोनॉमी को सपोर्ट कौन करता है? बैंक। क्यों? क्योंकि वो लेंडिंग फंक्शंस भी करता है और वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करता है। डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट में, उसे रेगुलेट भी करता है।
और पूरे सारे जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उनको कौन रेगुलेट करता है? हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई, जिसके बारे में हमने क्लास 11-12 में पढ़ा भी था। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में आप नहीं भी हैं तो भी इतना तो आप सबको पता ही होता है कि आरबीआई जो है वो बाकी सारे बैंक्स को इंडिया के रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है वो बात हो रही है टाइप्स ऑफ बैंक्स में। अब टाइप्स ऑफ बैंक्स यानी कि कुछ कैटेगरीज इसमें डिफाइंड हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बैंक्स की कैटेगरीज होती है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो मेंशन्ड है वो है कमर्शियल बैंक्स, ठीक, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स बेसिकली जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड, नॉट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो कमर्शियल में आएगा ही आएगा, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड विल बी कैटेगराइज्ड अंडर डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि उसका मेन फंक्शन क्या है? हाउसिंग लोन लेंड करना एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। देन कम्स रीजनल रूरल बैंक्स। जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली गांव साइड में, इंटीरियर्स में, रूरल एरियाज में लोकेटेड होते हैं, और उनका भी मेन फंक्शन जो बैंक का होता है एक नॉर्मल वही होता है, बस उनके यहाँ किसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वैसे भी आप सबने सुना होगा कि जितने भी विलेजेस होते हैं वहाँ पे फार्मर्स के लैंड्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो लोग फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग के लिए जितना भी फंड रिक्वायर्ड होता है, और अगर वो बोरो करते हैं तो वो बोरो करते हैं रूरल बैंक से, अपने नियरेस्ट बैंक से, और रूरल बैंक उन्हें किसान लोन देता है या फिर किसान क्रेडिट कार्ड इशू करता है, केसीसी जिसे बोलते हैं। फिर आते हैं पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सबसे ज़्यादा जो फेमस है कैटेगरी वो है कमर्शियल बैंक की, क्योंकि ये पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, सर्विसेज ऑफर करते हैं। इनके मेजर फंक्शंस तो यही होते हैं, एडवांसेस ग्रांट करना। एडवांसेस ग्रांट करने का मतलब लोन देना, ठीक है, उधार देना कस्टमर्स को, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, उनके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको लोन्स ग्रांट करना एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। जैसे आपने कई बैंक्स में नाम सुना होगा कि कई कस्टमर्स एफडी खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं सेविंग के अलावा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट ऑफर होता है उसमें। ठीक है, या फिर उनका एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चलता है, हर मंथली बेसिस में उनके सेविंग अकाउंट से एक अमाउंट, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ डिडक्ट होता रहता है, तो वो एक स्कीम भी बैंक्स ऑफर करती हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, आरडी हो गया, ठीक है, एसआईपीज कई लोग करवाते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट प्लान्स बैंक ऑफर करती है। तो बैंक्स के पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो बहुत होती हैं ऑफर करने के लिए। आज आपको अगर रिसर्च करनी है, चेक करना है, तो किसी भी बैंक की आप वेबसाइट पे चले जाइए। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि वो बैंक बेसिकली लोन और डिपॉजिट के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है। लोन में भी उनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, व्हीकल लोन होगा, होम लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, मैरिज के लिए लोन होगा, बहुत सारी कैटेगरीज है। मैं एक बैंक को लेके एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे साफ जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया आरबीआई के बारे में, आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। जितने भी बैंक्स हैं हमारे बेसिकली कंट्री में, ठीक है, उन सबको सुपरवाइज करना। ठीक है, अब इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं, जिनके मेन फंक्शंस बैंकिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे अब एचडीएफसी लिमिटेड है, ठीक है, वहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है
कि वो वर्क करती है सिर्फ हाउसिंग लोन्स पे, हाउसिंग लोन देने में, ग्रांट करने में। ठीक है, वहाँ पे ना तो अकाउंट ओपन होता है सेविंग करंट अकाउंट, ना वहाँ सीसी लिमिट ऑफर होती है कस्टमर्स को, ना वहाँ पे एसआईपीज चलती है, म्यूचुअल फंड्स चलते हैं। वो फिर सर्विसेज कौन ऑफर करता है? एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड बोथ आर डिफरेंट। ठीक, अब फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के? आरबीआई देखिए, जितनी भी करेंसी आप यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे नोट्स हो चाहे कॉइन्स हो, वो इशू कौन करता है? आरबीआई। करेंसी का इशू रेगुलेट करना, कितनी करेंसी इशू करनी है, फिर उसमें से कुछ करेंसी ऐसी भी होती है जो उन्हें डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कई बार कि नए नोट्स इशू किए आरबीआई ने या नए कॉइन्स इशू करे, तो वो सारा रेगुलेशन आरबीआई करता है। ठीक, फिर वो बैंक की तरह एक्ट करता है किसके लिए? बाकी बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स हो या दूसरे बैंक्स हो। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसे कॉन्टैक्ट करता है? वो तो स्पेसिफिकली इमीडिएटली वो किसी भी बैंक में जाएगा। फॉर एग्जांपल, उसका अगर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है किसी बैंक में, तो वहाँ जाएगा, वहाँ लोन के लिए अप्लाई करेगा। उसे फॉर्मेलिटीज़ बता दी जाएंगी और वो फुलफिल करते ही उसे लोन ऑफर कर दिया जाएगा। लेकिन if a situation arise wherein a commercial bank or any other such bank is requiring a loan to meet their requirements, to meet their short term or long term requirements, to level up their liquidity, तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स या दूसरे बैंक्स किससे लोन लेंगे? वो तो आरबीआई के पास जाएंगे। तो आरबीआई भी लोन देता है, लेकिन नॉर्मल कोई कॉमन कस्टमर, कोई कॉमन मैन को नहीं देता है, वो बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, अब कोई भी बैंक बैंकिंग शुरू नहीं कर सकता है जब तक वो आरबीआई से लाइसेंस ना ले ले। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्योंकि बैंकिंग फंक्शन इतना ही इम्पोर्टेंट और उसमें सब लोगों का उसमें स्टेक होता है, पैसा जुड़ा होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कभी भी उसमें बहुत कोई भी इंटेंशनल एरर्स कर सकता है, फ्रॉड्स कर सकता है। इसी वजह से बैंक्स जितनी भी ऑपरेट करती हैं वो आरबीआई के लाइसेंस के बिना नहीं करती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसके अलावा जो है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो जिसकी बात करी है यहाँ पे, वो करी है बैंकिंग ऑपरेशंस की। ठीक है, अब देखिए, बैंकिंग ऑपरेशंस है, कोई भी ऑफिस एक्ट हो रहा है, वो सब ब्रांच लेवल पे ही कंडक्ट होते हैं। किसी को अकाउंट ओपन कराना है, किसी को अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कराना है, कोई चेक डिपॉजिट करनी है, तो ये सारे फंक्शंस जो है हेड ऑफिस से नहीं होते हैं। ये जितनी भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे ब्रांच लेवल पे होते हैं। ठीक है, पावर्स डेलीगेटेड होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती हैं ऑफिसर्स को, और वही सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। अब जैसे कोई बैंक में गया, ठीक है, उसे आरटीजीएस कराना है, एनईएफटी कराना है। ठीक, उसने फॉर्म फिल आउट किया, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करी, अमाउंट बहुत बड़ा था, या कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कराना है। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लीजिए वो पर्सन किसी ऐसी जगह पे रह रहा है, कोई 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 ऐसी सिटी में, फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी का एग्जांपल ले लीजिए, भोपाल का एग्जांपल ले लीजिए। भोपाल में उसका अकाउंट एसबीआई में है, अपने घर के पास वाले एसबीआई में, तो उसे एसबीआई के हेड ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा या रीजनल ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। जिस ब्रांच से वो एसोसिएटेड है वहीं उसके सारे काम हो जाने हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात करी है वो बात करी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि बैंक्स को और कौन कौन से एक्ट्स गवर्न करते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे ये तो देख लिया कि आरबीआई तो एक तरह का बैकबोन है सारे बैंक्स के लिए, है ना,
वो सेंट्रल बैंक है, वो सबको रेगुलेट करता है। लेकिन ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो इन बैंक्स को गवर्न करते हैं। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, सीए फाइनल में आप इसे पढ़ोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया। कंपनीज एक्ट तो है ही, क्योंकि बैंक्स जितनी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बैंकिंग कंसर्न्स होती हैं, वो सारी कंपनीज में ही डिफाइन होती हैं, कंपनीज में ही कैटेगराइज होती हैं। फिर रीजनल रूरल बैंक्स का एक्ट होता है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट अलग होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी आप सीए फाइनल में कवर करोगे। ठीक, इसमें से 2-3 एक्ट्स तो ऐसे हैं। अब कंपनीज एक्ट का तो हमने आइडिया ले लिया है, ठीक है। बाकी सब जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन हो गया, ये आप अपने सीए फाइनल में कवर करोगे। फिर एक और इसमें एक्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये बेसिकली कंसर्न्ड तब होता है जब बैंक्स को रिकवरी करानी होती है कस्टमर से। कस्टमर ने लोन लिया, लोन रीपे नहीं किया, अब बैंक उससे पैसा कैसे रिकवर करेगा? अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके एस्टेट से रिकवर करेगा। एस्टेट यानी कि जो भी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, जिस असेट के अगेंस्ट में वो लोन लेता है, तो उस असेट से रिकवर करेगा, उसे सेल करके, ठीक है, या जो भी एक्शन वो ले। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में कवर्ड है। समझ रहे हैं आप लोग सब? कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसे समझना। हम बेसिक बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, की वर्ड्स को ध्यान रखेंगे एंड चैप्टर पे आगे प्रोसीड करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी बात करी हुई है, वो बात करी हुई है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड। इससे पहले कुछ इन लोगों ने एक ग्रीन बॉक्स में थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, पेक्यूलैरिटीज इन्वॉल्व्ड। पेक्यूलैरिटीज मतलब छोटी छोटी चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में। देखिए, टेक्नोलॉजी का एकदम 100% यूसेज होने लगा है बैंक्स में। अब हर एक छोटी से छोटी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। आपको मनी विड्रॉ करना है, उसके लिए भी एटीएम है, आपको हर बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। मनी डिपॉजिट करने की भी मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। किसी पर्सन से आप कोई ब्रांच में जाके किसी पर्सन को, वहाँ के स्टाफ को रिक्वेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग हिम और हर, यू कैन ईजिली डिपॉजिट द कैश थ्रू दैट पर्टिकुलर मशीन। फिर इसके अलावा आपको अकाउंट ओपन कराना है, आजकल तो इतना ईजी हो गया है, पेपरलेस हो गया है इन्वॉल्वमेंट सारा। तो फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है, ठीक है। एक एफडी भी आपको ओपन करानी है बैंक में, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली आराम से हो सकती है। तो पेक्यूलैरिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत यूसेज है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेटर यानी कि जो आरबीआई है उसका पूरा पूरा कंट्रोल रहता है सब बैंक्स में। ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लेवल पे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, प्लस बैंक का नेटवर्क भी उस हिसाब से स्प्रेड होता है। पहले क्या होता था कि बैंक्स ईजिली, एक अगर आप सिटी की भी बात करो, एक नॉन मेट्रो सिटी की भी बात करो, तो वहाँ पर भी बैंक्स आपको किसी पर्टिकुलर बैंक, जैसे ओबीसी बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, तो उसकी कोई एक ऑफिस, एक ब्रांच दिख जाती थी। बट अब उसकी भी अच्छी खासी ब्रांचेस दिखने लगी हैं। शुरू शुरू में बस यही होता था कि एक बैंक मेनली जो सबकी नॉलेज में था वो था एसबीआई, और एसबीआई के बहुत सारी ब्रांचेस सबको कहीं ना कहीं मिलती ही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, बाकी जितनी भी और बैंक्स हैं उनकी भी ब्रांचेस एरिया टू एरिया लेवल पे डिपेंड करता है, जिस एरिया में ज़्यादा उनको कस्टमर मिल सकता है, कस्टमर रीच है, बट तब भी ब्रांच एक्सपैंड हो रही है, नेटवर्क बैंक का एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। और वो धीरे धीरे होता भी रहेगा टाइम के साथ। अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स कौन कौन सी इशू होती हैं उस बारे में बात करिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बैंक के केस में जो रिपोर्ट आप अभी जब आप अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे
और सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो आप सुनने वाले हैं अपने ट्रेनिंग टाइम पीरियड में, दैट इज LFAR। जब भी बैंक्स का स्टैट्यूटरी ऑडिट आप करेंगे या आपके प्रिंसिपल आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट पे भेजेंगे, तो वहाँ पे आपको LFAR ही प्रिपेयर करने को मिलेगी। वैसे तो इसके अलावा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बट LFAR इज द मोस्ट कॉमनली सीन ऑब्जर्व्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी अपने आर्टिकलशिप टाइम पीरियड में, प्रोवाइडेड आपके प्रिंसिपल के पास बैंक ऑडिट्स हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स और होती हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैसी चल रही है, प्लस बैंक में जो भी SLR की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं, इसकी रिपोर्ट अलग होती है। फिर बैंक के जो ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, RBI के इंस्ट्रक्शन से वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, उसकी रिपोर्ट होती है। प्लस बैंक जो है वो अपने असेट्स को कैसे क्लासिफाई कर रहा है। अब बैंक के असेट्स क्या हुए, बैंक जो लोन ग्रांट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, वो लोन हो गए बैंक के असेट्स। तो अब किसने कितने टाइम पे लोन रीपे किया है, नहीं किया है, उसका एक क्लासिफिकेशन होता है, जो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। बैंक अपनी इनकम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, इनकम में क्या आएगा, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसे कस्टमर से, कब, लोन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, या बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है किसी दूसरी कंपनी में, तो उस पे कैसे उसको इनकम रिकॉग्नाइज हो रही है। ठीक है, एंड प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब जैसे कोई कस्टमर ऐसा है, उसका मनी, उसका इंटरेस्ट अमाउंट, उसकी EMI, जिसे हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, रीपे नहीं हुई है, किसी की 2 साल बाद हुई है, किसी की 3 साल तक भी नहीं रीपे हुई है, तो इसमें बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग में वो क्या करते हैं, रिस्क असेस करते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर से कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, उसका परसेंटेज चेक करते हैं कि उस हिसाब से अपना परसेंटेज निकालते हैं कि उन्हें कितना बैड डेट्स हो सकता है और कितना उन्हें रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, ये टर्म्स जो है ना आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी, बट आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इनकम रिकॉग्निशन। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार आप अच्छे से जब आपके माइंड में आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। इसके अलावा कोई इरेगुलरिटी नोटिस करी है बैंक में, तो वो भी ज़रूर से ज़रूर रिपोर्ट होती है। ठीक है, बाकी और भी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे बैंक जो है वो सारे कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहा है घोष कमेटी के अकॉर्डिंग। घोष कमेटी, जिलानी कमेटी, ये भी आपको इसका भी आइडिया नहीं होगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा जो भी क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियोज है रूरल एरियाज में, कितना क्रेडिट बैंक लेंड कर रही है, कितना डिपॉजिट्स उसे मिल रहा है, कस्टमर कोई डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो उसका रेशियो क्या है, वो भी रूरल एरिया में, और वो बहुत एडवर्स जा रहा है, बहुत ख़राब जा रहा है, तो वो देखना ज़रूरी होगा। बहुत ज़्यादा लेंडिंग अगर एक्टिविटी हो रही है बैंक की, तो वो देखना ज़रूरी होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं ऑडिट ऑफ बैंक में। फिर इसके अलावा जो है हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है बैंक्स में। ठीक है, अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक ही क्लास में अगर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी तो कैसे आगे आपको, फिर तो आगे कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग ग्रेजुअली मूव करेंगे इस चैप्टर में, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली न्यू। बाकी कोई डाउट लगी हो तो ज़रूर मेरे से ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे पेज पे CA ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से पेज है, उस पर भी आप DM कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, and do subscribe my channel for latest updates. So that's all for today, and from next class we will be discussing more on this chapter. Thank you.